नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और राष्ट्रवाद में आज की शुरुआत राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्ति से। राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा, समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। आप सोच रहे होंगे दिनकर की ये पंक्ति अचानक क्यों सुना रहा हूं आपको। दरअसल एक नई बहस छिड़ी है देश में। कांग्रेस के सीनियर लीडर और टीम राहुल के थिंक टैंक माने जाने वाले मणिशंकर अय्यर ने कहा कि देश में अब गुटनिरपेक्ष की चर्चा नहीं होगी। नरेंद्र मोदी के समय 2014 से देश अमेरिका का गुलाम हो गया है। मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली में ये बातें एक सेमिनार में कही। पहले उनका बयान सुन लीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं। पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। किससे बचाओ? वो कहते हैं कि चीन से बचो। कहें कि लेकिन चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। तो वो हो, लेकिन हमारा तब भी कुछ प्रतियोग चलेगा। तो इसलिए रूस के साथ जो हमारे संबंध हुआ करते थे सन 2014 तक, वो काफी कम हो चुके हैं। उसमें काफी चोट लगा है और हमारा कर्तव्य बनता है कांग्रेस के होते हुए कि हम करलेव साहब को और उनके साथियों को ये बताएं कि जो भी आज की मौजूदा सरकार कर रही हो, हम उसके पक्ष में नहीं हैं। मणिशंकर अय्यर को सुन लिया आपने। अब बताता हूं कि मैंने राष्ट्रवाद में राष्ट्रवादी कवि दिनकर की कविता का जिक्र क्यों किया था। क्योंकि दिनकर की कविता का भाव उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है उसे चलने दो, जो हो रहा है उसे देखो, रिएक्ट करने की जरूरत क्यों है। मोदी सरकार ने इसे पलट दिया, जरूरत को समझा, अमेरिका से हाथ मिलाया, रूस को सादे रखा और फ्रांस को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया। 20 साल से जिस रफेल की बात चल रही थी उसे लेकर आ गए। हम आंख मूंदे नहीं रहेंगे, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यह इस देश का मंत्र बना। सिर्फ कहा नहीं, सबूत दिया। सर्जिकल स्ट्राइक की, घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की, चीन को गलवान में रोका, यानी सबूत पर सबूत। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी की किताब देख लीजिए। वो कहते हैं कि जब मुंबई में हमला हुआ था तो जैसे रिएक्ट करना चाहिए था उस वक्त की सरकार ने वो रिएक्ट भी नहीं किया। आज कम से कम रिएक्शन तो है, लेकिन मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं 2014 से। दुनिया भर में ब्रांड इंडिया की बात होती है, आंख से आंख मिलाकर बात करने की बात होती है। ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका को गले लगाया तो रूस को छोड़ दिया। लेकिन मणिशंकर अय्यर को लगता है कि हम गुलाम हो गए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह वीडियो 24 सितंबर 2021 का है और इस वक्त पीएम मोदी अमेरिका में थे। इस दिन जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले तो कुछ इस तरह मिले। अब आप खुद बताइए कि यह क्या है, किस तरह की गुलामी है। क्या मणिशंकर अय्यर को यह तस्वीर दिखाई नहीं देती? क्या गुलामों का बर्ताव ऐसा होता है? इससे भी पुरानी एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तब की तस्वीर है जब 2019 में मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में थे और हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान उनका कुछ इस तरह से स्वागत हुआ था। इसमें मणिशंकर अय्यर को कौन सी गुलामी दिख गई? इसमें कोई शक नहीं कि साल 2014 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते और मजबूत हुए। भारत ने अमेरिका के साथ कई डील्स की, रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए। भारत अमेरिका के बीच अहम समझौते हुए जिसमें 2016 का लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, 2017 का भारत अमेरिका सामरिक ऊर्जा भागीदारी, 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता, 2019 में आतंकवाद विरोध पर बायलैटरल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक। लेकिन ये समझौते करने का मतलब, साथ चलने का मतलब गुलामी है क्या मणिशंकर अय्यर जी? किस आजादी और किस गुलामी की बात कर रहे हैं मणिशंकर अय्यर? और कांग्रेस के नेता क्यों चुप रहते हैं?
लगता है मानो मणिशंकर अय्यर को बोला गया हो कि तुम बोलो जो हम नहीं बोल सकते, सीधे सीधे, फिर हम लोग चुप्पी लगा देंगे। आपको पॉइंट वाइज कुछ बातें बताते हैं। बार बार जिस गुलामी और आजादी की बात होती है उसमें हम कहां हैं? हम यानी हम और आप। हम लोग 2014 के बाद किस तरह की गुलामी से आजाद हुए वो देखिए। 2014 के बाद गंदगी से लगभग 11 करोड़ शौचालय मिले तो गंदगी से आजादी मिली, धुएं से आजादी मिली। 8 करोड़ 72 लाख से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन बांटे गए। बेघर होने से आजादी मिली, 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा घर मिले। खाता तक नहीं होने से आजादी मिली, 43 करोड़ 85 लाख बैंक अकाउंट खुले। फसल बर्बाद होने से आजादी मिली, 95,000 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा मिला। यह आजादी नहीं है क्या? आपको याद होगा कि कंगना रनौत ने देश की आजादी पर बयान दिया था। टाइम्स ग्रुप ने उस बयान को सही तो नहीं कहा, लेकिन हमने 2 टूक कह दिया कि यह कंगना का निजी बयान है। लेकिन तब एक बड़ा लिबरल तबका जंग के लिए तैयार था और कंगना पर निशाना साधता रहा। लेकिन जब वीरदास जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने 7 समंदर पार जाकर देश के बारे में अनाप शनाप बयान दिया तो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप यह कहने लगी कि ठीक ही तो कह रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए बोल रहे हैं कि ये मोदी के लिए के समय का हिंदुस्तान है, देश को गाली पड़ रही है तो मोदी को गाली पड़ रही है, ये सोचकर बैठ गए। नहीं तो क्यों नहीं बोलते कि गलत बात है वीरदास? हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। और वही सवाल आज हुआ जब मणिशंकर अय्यर ने 2014 के बाद देश को गुलाम बता दिया। फिर चुप्पी, किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं आ रही। इसलिए आज राष्ट्रवाद में सवाल यह कि क्या 2014 के बाद हिंदुस्तान गुलाम हो गया? मणिशंकर अय्यर का बयान हिंदुस्तान का अपमान है क्या? कंगना को लेकर तांडव करने वाले मणिशंकर अय्यर के बयान पर चुप क्यों हैं? इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। आरपी सिंह प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबा नकवी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुचि विश्वास कांग्रेस की नेता हमारे साथ जुड़ रही हैं और इश्करण भंडारी वकील हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सुचि विश्वास जी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ तो मैंने अपने इंट्रो में कह दिया, लेकिन आज ही मनीष तिवारी जी की किताब है जो बताती है कि कैसे एक सरकार वो भी थी जो मुंबई हमले के बाद चुप बैठी रह गई, कुछ किया नहीं। और आज की सरकार में क्या होता है नहीं होता है वो सबके सामने है। मणिशंकर अय्यर को लगता है कि हम 2014 से अमेरिका के गुलाम हैं। क्या आपको भी सुचि विश्वास ऐसा लगता है और क्यों? बिल्कुल, मैंने आपकी पूरी बात को सुना। जो बिंदुवार मुझे समझ आया, हाउडी मोदी एक सेल्फ प्रमोटेड इवेंट था। जयकारे लगाने के लिए 300 रुपए में लोग गए थे। बाइडेन साहब की मुलाकात की तस्वीरें आपने दिखाई। कवरेज अंजना जी अखबारों में ढूंढ रही थी, मिला नहीं। और कमला हैरिस साहिबा ने क्या चेतावनी दी थी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और किसान आंदोलन। मैं थोड़ा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, मैं थोड़ा सा माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि आपने हाउडी मोदी में कहा 300 रुपए लेकर लोग गए थे। ये चूंकि वहां जो बैठे हैं वो भी हमारे ही भाई है। आपके पास कोई सबूत है कि वहां 300 रुपए में लोग गए थे? नहीं, 300 रुपया लेकर अमेरिका में बैठा डॉलर में कमाने वाला आदमी 300 रुपया लेकर गया था हाउडी मोदी कार्यक्रम करने। आपके पास कोई सबूत है? मैंने धैर्य से आपको सुना। नहीं, आपने धैर्य से सुना, लेकिन आपने मेरे धैर्य का इम्तिहान ले लिया हमारे भारतीयों के बारे में ये कहकर कि 300 रुपया में वो कार्यक्रम अटेंड करने जाते हैं अमेरिका में, डॉलर में कमाते हैं मैडम वो। 40% सीटें खाली थी उसके बाद भी। अरे उसके बाद हो खाली या नहीं हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं 300 रुपया लेकर अमेरिका में भारतीय मोदी जी के कार्यक्रम में गया था, इसका कोई सबूत है? आप भारतीयों का अपमान कर रही हैं कि 300 रुपया लेकर अमेरिका का भारतीय जाता है वहां कार्यक्रम में। देखिए सुनिए, धैर्य रखिए, हम और आप दोनों प्रबुद्ध व्यक्ति। कैसे धैर्य रखूं? आप भारतीयों का अपमान कर रही हैं और कह रही हैं मैं धैर्य रखूं। आयोजन को किसके द्वारा आयोजित किया गया, आयोजन को किसके द्वारा खरीदा गया, आयोजन को किसके द्वारा। अरे तो सबूत दीजिए ना भाई कि आपने वीडियो बनाया 300 रुपया में वहां भारतीय गए। आप कुछ भी बोल रही है, कैसे मान लूं मैं? डोनाल्ड ट्रंप का मोटेरा स्टेडियम में जो आयोजन था वो भी सेल्फ प्रमोटेड इवेंट था और जो वहां था वो भी सेल्फ प्रमोटेड था। देश की सामरिक नीति पर आप बात कर रहे हैं और आपने गलवान का उदाहरण दिया। हमारे जवानों के साथ जो हुआ आपको पता नहीं। आपने पेंगोंग का उदाहरण दिया। आप दौलत बेग ओल्डी की बात करेंगे, सैटेलाइट इमेजेस की आप बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने बयान दिया, ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। आप देश की सामरिक नीति की बात कर सकते हैं? आप जानते हैं जयशंकर जी एक नाकाबिल आदमी साबित हुए और वो एम्बेसडर रहे थे चाइना में। आपने पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक का बात किया, आपको पता है वो आरडीएक्स कहां आया था? आज तक नहीं पता चला जब प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। आपने उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों का जिक्र किया, आपको पता है 95% आदमी फिलिंग नहीं करा पा रहा है। आपने फसल के बीमा की बात करी, फसली बीमा में प्राइवेट कंपनियों का घोटाला हुआ, आपको पता है?
आपको पता है आवारा किसानों की क्या समस्या है जो पशुओं से जूझ रहे हैं? आपको मालूम है डीएपी के प्राइसेस क्या है? 15% जीएसटी है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स पे। आपको पता है डीजल के प्राइसेस का खेतों पर क्या खर्चा आ रहा है? और अभी क्या बयान दिया साक्षी महाराज ने जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कानूनों को वापस ले रहे हैं। आपको पता है ना सत्यपाल मलिक जी का जो वीडियो आया है, आप जो कह रहे हैं मैं आपका समर्थन करती हूँ, मणिशंकर साहब का समर्थन नहीं करती, लेकिन देश की सामरिक नीति पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हम तो चाइना के ऐप बैन करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष का एक अलग कोष बनाए ले रहे हैं जबकि ऑलरेडी एक कोष था। हम तो उन कंपनियों से भी पीएम केयर्स पे पैसा ले रहे हैं और वेंटिलेटर पर अपनी पट्टियां लगाकर दिखा रहे हैं देश को बेचने की प्रक्रिया में, और वो मैप में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या सारी दुनिया झूठ बोल रही है? और जो प्रधानमंत्री मोदी खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं एक महामानव के तौर पर एडवर्टाइजिंग और मीडिया सेल और हजारों करोड़ का आईना चमकाने में, जो चेहरा चमकाने में खर्च कर रहे हैं, क्या ये देश की वास्तविकता है? क्या नेपाल के नक्शे के परिवर्तन की बात करेंगे? क्या भूटान की बात करेंगे? अरुणाचल में 100 किलोमीटर तक 100 घरों का जो गांव सरकार ने बसा लिया 4.5 किलोमीटर तक, आप उस पर बात करना चाहिए। आपको देखना चाहिए वहां वो सड़कें बना रहा है, चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, फाइबर केबल डाल रहा है, और आप सरकार की पीठ ठोक रहे हैं। सामरिक स्थितियां गंभीर है इस देश की, और जैसे प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं खालिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी किसानों को आकर त्याग और तपस्या का उदाहरण दिया, लिख कर रख लीजिए। प्रधानमंत्री जी आएंगे और चाइनीज इंट्रूजन को स्वयं स्वीकार करेंगे। ये यू टर्न सरकार है। जैसे पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम किया है, ऐसे ही सरकार इस गब्बर सिंह टैक्स को मानेगी। उत्तर प्रदेश का चुनाव बीतने दीजिए। अब सुची जी देखिए, मैं बड़े धैर्य से आपको बिना टोके सब सुन लिया। मैंने टोकने के बड़े पॉइंट्स थे, फिर भी मैंने नहीं टोका, आपको पूरा बोलने दिया। लेकिन मेरा प्रश्न फिर वही है कि क्या इसका मतलब यह है कि 2014 के बाद भारत अमेरिका का गुलाम है? देखिए, जो कर्जों की स्थिति है, एक तरफ आपदा है जिसमें लाखों लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, उस दूसरी तरफ शहंशाह आलम है 8,000 करोड़ का विमान खरीदा है, 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं। देशवासियों के हाथ में करोड़ का डोरा आ गया है। 80 करोड़ आदमी 5 किलो चावल, क्या इसका मतलब है हम अमेरिका के गुलाम हैं? स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स तबाह हो रहे हैं। आप अभी भी गुलामी नहीं समझते? क्या हम इसका मतलब अमेरिका के गुलाम हैं? अडानी का खा रहे हैं, एयरपोर्ट पर अडानी के उतर रहे हैं। क्या इसका मतलब हम अमेरिका के गुलाम हैं? पोर्ट के किंग ऑलरेडी अडानी है, और देश क्या इसका मतलब हम अमेरिका के गुलाम हैं? कि क्रोनी कैपिटलिस्ट की जो अप्रोच है देश के बारे में, जो क्या इसका मतलब हम अमेरिका के गुलाम हैं? जितनी बातें आपने कही सब पे जवाब है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं, क्या इसका मतलब हम अमेरिका के गुलाम हैं? कॉर्पोरेट राज का मतलब क्या है? अमेरिका का गुलाम होना? ईस्ट इंडिया मार्केट खोला था इस देश के अंदर मनमोहन सिंह ने, अमेरिका की गुलामी स्वीकार की थी 91 में। नहीं, लिबरलिज्म के बाद न्यू लिबरल ऑर्डर्स क्या होते हैं? न्यू लिबरल क्या इसका मतलब अमेरिका का गुलाम होना होता है? आरपी सिंह जी जवाब दीजिए, आप कुछ दिखा भी रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं बता दीजिए। मुझे जवाब क्या देना है? एक बात का जवाब देते हैं, उतना ही काफी है। ये हस्ताक्षर और करारनामा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ किया राहुल गांधी ने। पीछे सब दिख रहा है कौन कौन लोग खड़े हैं, ठीक है? और इसके एवज में कितने पैसे राजीव गांधी फाउंडेशन में है, सबकी जानकारी में है। तो ये सर वो तस्वीर एक बार दिखा दीजिए, मुझे लगता है वो एमओयू साइन करने की तस्वीर है जिसमें राहुल गांधी दिख रहे हैं और चीन के राष्ट्रपति दिख रहे हैं, अगर मैं ठीक हूं तो। एक बार थोड़ा पीछे कीजिए सर, उसमें लाइट चमक रही है मेरा कैमरा पर। हाँ वही तस्वीर है। अब आप बात पूरी कीजिए। ठीक है, अब उसमें एमओयू साइन करने के बाद ये चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक एमओयू साइन करते हैं। इसलिए चाइना की भाषा बोलते हैं, और चाइना कहता तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इसलिए मणिशंकर अय्यर वहां जाकर कहते हैं कि हमें मोदी को हटाने के लिए, पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि हमें मोदी को हटाने के लिए मदद करो। अगर आपको ठीक बचना है, देश को ठीक बचाना और चलाना है पाकिस्तान को, तो हमारी मोदी को हटाने के लिए मदद करो। ये मणिशंकर अय्यर के बयान है। सलमान खुर्शीद वहां जाकर घुटने टेकते हैं, नवाज शरीफ के आकर कहते हैं आप तो शांति के दूत हो। ये सलमान खुर्शीद बयान देते हैं वहां जाकर। तो एक किसकी बात करते हैं, कौन किसकी गुलामी की बात करते हैं? जरा इनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, इनके स्टेट फॉरेन मिनिस्टर थे अहमद साहब, उन्होंने कहा 38,000 किलोमीटर जगह चाइना के कब्जे में है। इनके एनएसए थे, उन्होंने कहा 640 किलोमीटर यूपीए के रजीम में जगह जो भारत की धरती है वो चाइना के कब्जे में चले गई। और मेरा चैलेंज स्वीकार करें, ये जिस पिक्चर की बात करती है, सेटेलाइट पिक्चर की, मेरा चैलेंज स्वीकार करें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये देश के जो हमारे जनरल हैं, आर्मी के जनरल, उनका बयान है कि 1 इंच भी जमीन अरुणाचल की चाइना के पास नहीं है। वो अपनी जमीन में कुछ भी करें, उसकी बात अलग है, परंतु देश की जमीन चाइना को किसने दी? जब प्रश्न उठाया महावीर जी ने,
तो कहा अरे मेरे सिर पे बाल नहीं उगते तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसी है वो चाइना की, वो जो जमीन दे दी चाइना को। अरे आपने तो देश के फौज ने 90,000 पाकिस्तान के फौजी अपने पास रख लिए थे और आपके यहाँ घुटने टेक दिए गए, आपने समझौता कर लिया, शिमला एग्रीमेंट कर लिया। तब सबसे बढ़िया मौका था, मैं तो सिख हूं, कुल मिलाकर 4.5 किलोमीटर दूसरी तरफ हमारा गुरुद्वारा करतारपुर साहब है, ले लेते उतना ही ले लेते, लाहौर तक तो नहीं ले सकते। ठीक है, आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार ने जो किया वो पिछली ने नहीं किया। और सबा नकवी, क्या 2014 के बाद भारत अमेरिका का गुलाम है? देखिए, आप ये प्रोग्राम शायद विदेश नीति पर आपका एंगल शुरू होता है विदेश नीति पर, हालांकि आप लोग सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप खुद करते हैं। शुरू में मोदी जी ने ये किया, मोदी जी, पूरी दुनिया, आप क्वाड को समझिए, आप समझिए विदेश नीति पर जो लोग लिखते हैं, आप कैनेडी सेंटर में भी टॉक सुन लीजिए कि हिंदुस्तान एक दौर में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता था, अब हम पूरे यूएस स्ट्रैटेजी में आ गए हैं। मुश्किल दो हुई है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहले धारा 370 के बाद चीन ने स्टेटमेंट्स इशू किए, शायद आपने ये स्टोरी मिस कर दी कि उसमें लद्दाख के बॉर्डर का मैप जो हमने दिखाया, इसके वजह से वो लद्दाख के अंदर आ गए। ये चीन के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट इशू किए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है उसके वजह से हम मजबूर हैं, हम और पाकिस्तान दोनों मजबूर हैं कि हम यहाँ आए। आपके बीजेपी के ही एमपी सुब्रमण्यम स्वामी रोज ट्वीट करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 2 गांव के सैटेलाइट सबा नकवी एफिडेविट फाइल करो कोर्ट के अंदर अगर हिम्मत है तो। अरे झूठ बोलने की बजाय एफिडेविट पे हलफनामे पे बोलो जो बोलना है। चलिए, आप झूठ का प्रचार मत करिए। आप हिंदुस्तान की फौज के जनरल को से बड़ी नहीं है, आप ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की फौज के आरती सिंह जी एक बार ये बोल लें फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। एक बार वो बोल लें फिर आप बोलें। सुब्रमण्यम स्वामी, टाइम्स ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी कोई फाइनल अथॉरिटी है जहां आप फाइनल अथॉरिटी है? अरे हिंदुस्तान का जनरल फाइनल आरती सिंह जी एक बार वो बोल लें फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए सवाल। सब अखबारों ने, सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़िए, वो बीजेपी के ही एमपी हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं लेंगे। हिंदू अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, सब ने ये स्टोरी कैरी की है कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है कि चीन अरुणाचल में भी आ गया है। अगर आप विदेशी नीति पर आप आंख रखते हैं, आप जानते होंगे कि हाल में हिंदुस्तान का फॉरेन ऑफिस थोड़ा परेशान था कि यूएस डायरेक्टली चीन से मिल रहा है। सबा नकवी जी, चूंकि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र किया इसलिए मुझे लगता है आपसे वो स्टोरी मिस हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर भी छापी थी कि उसी अरुणाचल प्रदेश में उस एरिया का जो रेकी करते हैं अपने ऑफिसर, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई गांव नहीं बसा है और वो एरिया 1962 के बाद से चीन के पास है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चीन के जो फॉरेन ऑफिस और चीन के जो थिंक टैंक जो सब कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो शायद गलत होंगे? जो विदेश नीति पे लिखते हैं जो एक्सपर्ट, वो भी गलत होंगे? नहीं, आप अपने हिसाब से सही या गलत चुन सकती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिस एरिया की बात हो रही है, क्या उस पर चीन का कब्जा है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। दुनिया में जहां फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, वो चीन की जो अमेरिका की पूरी पॉलिसी अब चीन को कंटेन करने में रखी है। हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर उभर के आ रही है। सब फॉरेन पॉलिसी के लोग ये जानते हैं। ठीक है, क्या हिंदुस्तान का रोल उसमें क्या है, ये सब बातें हैं। सबा नकवी जी, एक बात अभी आपने खुद कही, आपको चीन के लोगों पर ज्यादा विश्वास है, अपने यहाँ के लोगों पर कम। आपने खुद कहा कि आपने खुद कहा, नहीं आपके शब्द हैं, चीन नहीं, मैंने चीन के जो थिंक टैंक कह रहे हैं, हाँ ठीक है, वो थिंक टैंक होंगे भाई। चीन का थिंक टैंक तो ये भी नहीं मानेगा कि गलवान में चीन के सैनिक मरे थे, तो हम उनको माने या अपने यहाँ के अथॉरिटीज को माने? आप तय कर सकती हैं आपको किसको मानना है, मैं तय कर सकता हूँ मुझे किसको मानना है। करिए, आप प्रोपेगेंडा की बात नहीं, आप प्रोपेगेंडा कीजिए ना भाई, आप कीजिए। आपको किसने मना किया? आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं, फिर भी हम शो में बुला रहे हैं, आप बोल रही हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। भाई साहब, मुझे तो आपके गेस्ट रिलेशंस ने मजबूर करके शो नहीं, मजबूर कोई नहीं करता। आपको कोई मजबूर कर सकता है, आपको गेस्ट रिलेशन फोन करे तो आप बोलिए कि नहीं आना है। आप आइए और बोलिए प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो आप सुनना नहीं चाहती वो बोलना प्रोपेगेंडा होता है, तो ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके शब्द हैं कि लद्दाख के अंदर चीन ने कहा, क्योंकि आप उनको मानती हैं, चीन ने कहा कि भारत में ऐसा कुछ हो रहा था कि हमको घुसना पड़ गया। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब कि ये तो फिर इसका मतलब जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं उसका उलट है।
भारत की सरकार अमेरिका की गुलाम होती और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास जाकर हाथ जोड़ती है कि हमको बचा लीजिए, तो फिर वो ऐसा क्यों करती? वो कर रही है तब चीन को करना पड़ रहा है। आप खुद चीन का स्टेटमेंट बता रही हैं, मतलब हम अपने बूते खड़े हैं, किसी के हाथ सामने हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। आपकी बात मैं समझी नहीं, मैं बस 2-3 चीजें रख रही हूँ कि दुनिया में अमेरिका वर्सेस चीन चल रहा है, बीच में हम हिंदुस्तान है। अब हाल में जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में, हम बांग्लादेश से भी कुछ नहीं कह सकते जब वहां माइनॉरिटीज पर अटैक होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये होता रहता है। मॉरल पोजीशन भी गई, हमारी इंडिपेंडेंस भी गई। मैं मणिशंकर के लव से बिल्कुल मैं नहीं, आई डोंट सपोर्ट हिज वर्ड। माइनॉरिटीज पे अटैक होता है, सब जानते, जो लोग विदेश नीति को समझते हैं सब जानते हैं ये हो रहा है। जो लोग आपकी बात नहीं मानते वो विदेश नीति नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है लुटियंस पत्रकारों की, कि आप लोग इतने प्रबुद्ध होते हैं कि आपकी सोच के अलावा दूसरा हर आदमी मूर्ख हो जाता है। ईश्वरन भंडारी, आपने खुद ट्वीट किया है कि आपने एक रेसिस्ट ट्वीट किया है, हाँ। तो आप लुटियंस की बात मत करिए। आपने एक बेहुदा रेसिस्ट ट्वीट कि सिंगापुर में आपको चीनी लोग ने उनके जैसे बना दिया। कोई आपकी बात, आपके अगर ओनर के पास आपने उस 2010 के ट्वीट के पहले वो शब्द नहीं सुना था? नहीं, आपने पहली बार वो ट्वीट देखा तब आपको पता चला इस देश में बोला जाता है, और इस देश में उस शब्द के खिलाफ कानून लाना पड़ा, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग बोलते थे, इसलिए लाया गया। तो आपका ये जो प्रोपेगेंडा है वो मैं चलने नहीं दूंगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप और आपकी फौज जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर एक दूसरे को भेजते हैं कि आप इसको फैलाओ, वो फैलाते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वरन भंडारी जी, छोटा सा मुद्दा, छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा सवाल कर शांत भाई, मुझे एक मिनट आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, एक रिएक्शन फिर आपके पास आ रहा हूं। आधा सेकंड। अच्छा ठीक है, आरपी सिंह बोलिए, फिर ईश्वरन के पास आ रहा हूं। अरे सबा नकवी जी, अपना बैंक खाता भेज दीजिए, बता दूंगा क्या हो रहा है, सब पता लग जाएगा आगे पीछे का सब। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे जाते हैं, आपका भी बैंक खाता भेज दीजिए, सब जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, ईश्वरन भंडारी जी। सुशांत भाई, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, तो होपफुली कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। एक बहुत अजीब बात बोली गई, विदेश में जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए कहा गया कि 300 रुपए में आते हैं। मैं इस बात पे एक सिर्फ फैक्ट रखना चाहता हूं कि जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, विदेश में 1 घंटा काम करने की मिनिमम वेज है $10, 9 से $10 यूएसए के अंदर, और जहां पे आप 300 रुपया कह रहे हैं वहां पे लगभग $4 हुआ। तो जो लोग 5-6 घंटे आ रहे हैं वो 20 मिनट के रेट पे नहीं आएंगे। और ऐसी मानसिकता कि जो लोग अपने देश के प्रधानमंत्री या जिस मूल से वो बिलोंग करते हैं उसके प्रधानमंत्री को सुनने आ रहे हैं, वो 300 रुपए में है, ये आपका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। तो ये बात ऑन एयर नहीं बोलनी चाहिए किसी को भी। दूसरी बात, जो हम मुद्दे की बात करते हैं, 2013 की एक रिपोर्ट है यूपीए टाइम की, श्याम शर्मा की, जो एनएसएबीए के चेयरमैन थे, जहां पे वो 640 किलोमीटर कब्जा कर लिया गया, इसकी बात करते हैं। ये कब हुआ? यूपीए के। अब तीसरी एक बात इस डिबेट में मैंने सुन ली कि गुलाम मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं, भारत एक परिवार का गुलाम था। जो परिवार जब सत्ता में है तो प्रधानमंत्री होगा, और सत्ता से बाहर होगा तो सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ वही हो सकता है, और उसके सिवा कोई और नहीं हो सकता। वो त्याग कर देगा तब भी कोई नया नहीं आएगा, 2-3 साल कोई इलेक्ट ही नहीं होगा, वर्किंग प्रेसिडेंट चलता रहेगा। और लास्ट बात, कितना ब्यूटीफुली जो बांग्लादेश में मिनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जा रही है कि हमारा मॉरल राइट नहीं है बोलने का। अफगानिस्तान क्यों नहीं बोला? सनातन धर्म, प्रधानमंत्री ने बोला। अभी आपके प्रधानमंत्री मोदी जी आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या? आपके प्रधानमंत्री क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री हैं, सबा नकवी आपके भी हैं, चाहें या ना चाहें, हैं आपके भी। चीनी लोगों के प्रधानमंत्री जिन्ना, आप देशद्रोह की बात मत करिए, हम लोग सब जानते हैं। चीनी लोगों के लिए प्रधानमंत्री और देश के पिता जिन्ना और जिन्ना की विचारधारा वाले लोग हो सकते हैं, तो मोदी जी इनके प्रधानमंत्री नहीं है तो नहीं बढ़ी। आपके परिवार ने स्वतंत्रता संगठन में हिस्सेदार थे, हमारे थे। आप लोग, मुझे पता है आप लोग सावरकर वाले, क्या किया था आपने? हमारे क्या किया था आपके परिवार को जानता नहीं, इससे पारिवारिक टिप्पणी ना करें तो अच्छा रहेगा। मैं तो आपकी नहीं, आपने परिवार की बात की तो मेरा एक सीधा सवाल है। नहीं, कांग्रेस ने मुझे परिवार, आप ये बताइए, आपका परिवार है। मैंने कहा जिन्ना और जिन्ना की विचारधारा वाले अगर आपको लगता है आपका परिवार जिन्ना का परिवार है तो वो आपकी मर्जी है। हो सकता है आपका परिवार जिन्ना का परिवार हो,
वो आपकी निजी पारिवारिक बात है, मैं उससे इंटरप्ट नहीं करूंगा। अगर आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया ये कह के जिन्ना का परिवार और उसके लिए आपको इतनी बेचैनी हो रही है तो अच्छी बात है। नहीं, मैं मजाक बोल हो रही हूँ यार, आप लोग बकवास करते रहे। मैं आपके परिवार की बात कर ही नहीं रहा था। प्रशांत भाई अगर बारी बारी कर ले, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। प्रशांत भाई मैंने पूरी बात सुनी थी, इंटरप्ट नहीं किया था। मैंने एक बात पे इंटरप्ट नहीं किया था, मैंने इनकी एक बात पे इंटरप्ट नहीं किया था। तो अगर इंटरप्ट ना करें तो सही रहेगा। इनकी 10 बातों पे इंटरप्ट हो सकता था। राहुल प्रशांत भाई अगर आप इनको बोलना चाहते हैं बोलते रहे, इनकी बात ठीक है, आप दोनों रुक जाए, आप दोनों रुक जाए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों रुक जाए। सुची, मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे एक बात लास्ट बोलने दीजिए। बांग्लादेश पे जो मिनोरिटीज पे हो रहा है उस पे कहा गया, और एक क्लिप चला दीजिए, हमारा मॉरल राइट नहीं रहा उस पे बोलने का। हमारा मॉरल राइट है और हमने एक कानून बनाया उसके लिए, CAA, जिसको ये लोग ही अपोज। सबा नकवी जी, आप इतनी परेशान क्यों हो जा रही हैं जब वो बांग्लादेश के माइनॉरिटीज का जिक्र कर रहे हैं? आप तो शांतिपूर्वक सुनती हैं, आप जैसे ही बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पे सवाल सुन रही हैं आप परेशान हो जा रही हैं। बोलने दीजिए, मैं करती नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता ही नहीं था, आपके गेस्ट भाई की वजह से मैं बैठी हूँ। चलिए करिए, बात करिए, चलिए खत्म करते हैं। सुशांत भाई, देखिए पहली बात, बहुत मजबूर होके यहाँ पे लाइन पता नहीं आपने बेड़ियां डाल दी थी या जंजीरें डाल दी थी जो मजबूरी में आना पड़ गया। आप प्लीज बेड़ियां और जंजीरें मत डाला कीजिए किसी के ऊपर। अब जो मुद्दे की बात है वो मुद्दे की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छी तरह से व्हाइट वॉश करने का प्रयत्न किया गया कि भारत का मॉरल राइट नहीं रहा है बांग्लादेश में जो मिनोरिटीज पे हुआ है। भारत ने मॉरल डिसीजन लिया, एक कानून बनाया मिनोरिटीज को बचाने के लिए। अफगानिस्तान में सनातन धर्म सिविलाइजेशन खत्म कर दी गई है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कल एक 10 साल के मिनोरिटी के बच्चे के साथ क्या हुआ, देखिए फिर बोलना शुरू हो जाएगा। भाग गए अफगानिस्तान से, आपके व्यूअर्स अमेरिका के पीछे आपके ऊपर हम लोग मदद करना चाह रहे थे ना, भाग गए, अमेरिका भागा, हम भी भागे। आप इतनी हैंडलिंग क्यों करती हैं? आपको इतनी हैंडलिंग क्यों करती हैं? आप इतनी, आपको क्यों बेचैनी हो जाती है जब कोई तथ्य सामने रखता है? ये लोग वो हैं, ये लोग वो हैं अफगानिस्तान से हम लोग भाग गए, बस ये बात आपको याद दिला। जब भारत में एक मॉरल अमेरिका भागा, हम भागे, रूस, जब देखिए इंटरप्ट करती रहेंगी। अरे पॉपकॉर्न की तरह उछलना बंद कीजिए, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, मुझे मेरी बात खत्म करने दीजिए। सुशांत भाई आप देखिए, भारत में मिनोरिटीज के लिए एक स्पेसिफिक, अरे यार पॉपकॉर्न क्यों बनी जा रहे हो, आराम से बात सुन लो। सुशांत भाई, भारत ने एक बहुत सभ्य एक मॉरल डिसीजन लिया कि हम एक CAA कानून लाएंगे, क्योंकि मिनोरिटीज के लिए सिर्फ बोलेंगे नहीं बांग्लादेश की, हम उनको बचाएंगे भी। सबसे ज्यादा विरोध किसने किया इस कानून का? यहाँ बैठ के आप बचाइए, जरूर बचाइए, आप बचाइए अपने मुल्क को। हम मुझे माफ करिए भाई, अपने मुल्क को मतलब आपका मुल्क नहीं है क्या? माफ करिए, अपने मुल्क को आपके प्रधानमंत्री सबा नकवी जी, ये कैसी सोच है? सबा नकवी जी चली भी गई, आपने बेड़ियों में लेके आए थे उनको मजबूर करके, उनको समझ नहीं थी डिबेट। नहीं देखिए, एक मिनट, मैं एक चीज बड़ी क्लियर कर दूं ईश्वरन भंडारी जी कि हम किसी को मजबूर करके नहीं लाते। एक फोन आपके पास भी गया होगा, एक फोन आरपी सिंह के पास भी गया होगा, सुची जी के पास भी गया होगा। जिसको नहीं आना है वो सीधा बोल सकता है नहीं आना है। इतना एहसान ना दिखाए यहां आकर कि हमने उनको किडनैप कर लिया और उस शो पे बैठा दिया। ये किसी के साथ नहीं होता है, तो ये चीज तो ना करें। और बाकी मैं ये भी पता कर लूंगा, कई गेस्ट को तो चेक भी जाता है आने का शो में, तो अब वो उन सबा नकवी को जाता है या नहीं जाता है मुझे नहीं पता। अगर जाता हो तो वो वापस कर दे, इतना किडनैप करके आई थी तो। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज चर्चा में जुड़ने के लिए। इस बहस में बहुत सारा वक्त चला गया, मैं माफी चाहूंगा। सुची जी आपसे भी आपको ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिल पाया। एक छोटा सा ब्रेक